नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है ट्रैक टू ट्रियम्फ यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं मैथ का एक टॉपिक जिसका नाम है स्टैटिक्स। इसमें हम उन सभी टाइप्स के क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं जो स्टैटिक्स से एसएससी और रेलवे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। और लास्ट में हम समराइज तरीके से उन सभी फार्मूलों और ट्रिक्स को रिवाइज करेंगे जो इन अलग अलग टाइप्स के क्वेश्चंस को सॉल्व करते टाइम हमने यूज किए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है सांख्यिकी किससे संबंधित है। ऑप्शंस हैं केवल संख्याओं से, केवल गुणात्मक आंकड़ों से, मात्रात्मक आंकड़ों से, केवल ग्राफ से। तो ऑप्शन सी सही होगा, मात्रात्मक आंकड़ों से। अगला क्वेश्चन दोस्तों, कौन सा केंद्रीय प्रवृत्ति का मापक नहीं है। ऑप्शंस हैं औसत, माध्यिका, बहुलक और मानक विचलन। तो मीन, मीडियन और मोड जो है वो जो है सेंट्रल टेंडेंसी को मेजर करते हैं। आपका स्टैंडर्ड डेविएशन जो है वो डिस्पर्सन या डेविएशन को मापता है। तो ऑप्शन डी सही होगा। रेंज किस अवधारणा का मापक है। रेंज जो है विचलन का मापक है, डिस्पर्सन का मापक है। जो उसकी रेंज होती है किसी भी ऑब्जर्वेशंस की, हाईएस्ट वैल्यू से लोएस्ट वैल्यू निकाल देने पे वो रेंज निकल आता है। तो बी सही होगा। कौन सा चित्र संपूर्ण के भाग को दिखाता है। ऑप्शन हैं आपके स्तंभ चित्र, रेखा चित्र, वृत्त चित्र और आवृत्त चित्र। जो वृत्त चित्र होता है वो किसी भी चीज के होल को दिखाता है, सेक्टर्स में डिवाइड रहता है। तो ऑप्शन सी सही होगा, पाई चार्ट। किस ग्राफ में स्तंभों के बीच कोई अंतर नहीं होता। तो हिस्टोग्राम होता है दोस्तों, जिसमें कंटिन्यूस डेटा शो किया जाता है, उनमें स्तंभों के बीच कोई गैप नहीं होता। आप देखे होंगे इस तरीके से, इसको हिस्टोग्राम बोलते हैं। इधर फ्रीक्वेंसी रहती है, इधर क्लास इंटरवल रहता है। अगला है गुणात्मक और मात्रात्मक दोनों में कौन प्रयुक्त होता है। तो मोड होता है, बाकी सारे जो हैं सिर्फ क्वांटिटेटिव डेटा में यूज होते हैं। ऑप्शन ए सही होगा। पंक्तियों और स्तंभों में डेटा को क्या कहते हैं। तो पंक्तियों और स्तंभों में डेटा को टेबुलर फॉर्म कहते हैं, सारणी रूप कहते हैं। अत्यधिक मानों से कौन प्रभावित नहीं होता। मीडियन प्रभावित नहीं होता, वो बीच का ही रहेगा। जो मीडियन होता है वो बीच का टर्म होता है, आप सभी को पता है। किसी भी ऑब्जर्वेशंस का जब उसे असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं उसको मीडियन कहते हैं। वर्ग विचलनों के औसत को क्या कहते हैं। वर्ग विचलनों के औसत, विचलन कैसे निकालते हैं। किसी भी ऑब्जर्वेशंस का जो मीन होता है उसमें से हम उन ऑब्जर्वेशंस को डेविएट करते हैं तो ये विचलन निकल के आता है। और कह रहा है कि वर्ग, तो विचलनों का वर्ग ये हो गया। और इनका औसत, इनके औसत के लिए हम इन सबको जोड़ देंगे, जितने भी विचलन है इन सबको जोड़ देंगे। I2 1 to n नंबर तक है, नंबर ऑफ विचलन से डिवाइड कर देंगे तो ये निकल के आता है औसत। तो ये हो गया वर्ग विचलनों का औसत। इसी को क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं सिग्मा स्क्वायर, यानी कि वेरिएंस, यानी कि विचरण। तो ऑप्शन बी सही होगा। इसको एक फॉर्म में और लिखते हैं, इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो निकल के आता है सिग्मा XI स्क्वायर डिवाइडेड बाई n माइनस एक्स बार स्क्वायर। तो ये जो है वेरिएंस का फार्मूला होता है, कई जगह यूज होता है ये चीज़, तो इसको ध्यान रखना पड़ेगा। आगे क्वेश्चंस में यूज करेंगे। तो इसको बोला जाता है मीन ऑफ स्क्वायर माइनस स्क्वायर ऑफ मीन। अगला क्वेश्चन है तालिका में CF का संपूर्ण रूप क्या है। तो आप सभी को पता है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, यानी कि संचयी बारंबारता। ऑप्शन बी सही होगा। अगला क्वेश्चन है कौन ग्राफिक पद्धति नहीं है। स्तंभ चित्र, वृत्त चित्र, आवृत्ति चित्र, औसत। तो ये सारे ग्राफिकल मेथड है। जो ऑप्शन डी है ये जो है सेंट्रल टेंडेंसी को मापता है। तो ऑप्शन डी सही होगा। सबसे अधिक बार आने वाला मान क्या कहलाता है। बहुलक कहलाता है, मोड कहलाता है। ऑप्शन बी सही होगा। विचलन का सबसे सरल मापक क्या है। ये सारे जो है विचलन के मापक हैं, लेकिन रेंज जो है वो सबसे सरल मापक है। हाईएस्ट माइनस लोएस्ट रेंज आ जाता है आपका। ऑप्शन सी सही होगा इस क्वेश्चन का आंसर। पाई चार्ट शो डेटा एज, पाई चार्ट में डेटा कैसे दिखता है। रेखाओं में, खंड में, स्तंभ में, पंक्तियों में। तो सेक्टर्स में डिवाइड रहता है पाई चार्ट में डेटा, इस तरह से। अगला क्वेश्चन है 50% डाटा लाई बिलो दिस वैल्यू, वह क्या है। मीन है, मोड है, मीडियन है, रेंज है। तो आप सभी को पता है माध्यिका जो होता है, किसी भी ऑब्जर्वेशंस को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखने के बाद जो बीच का टर्म होता है उसे माध्यिका कहते हैं। ऑप्शन सी सही होगा। अगला क्वेश्चन है हिस्टोग्राम में बार का क्षेत्रफल किसके समानुपाती होता है। तो हिस्टोग्राम में दोस्तों हम लोग पीछे ऊपर डिस्कस कर चुके हैं। तो हिस्टोग्राम जो है कंटिन्यूस डेटा शो करता है इस तरीके से, और यहाँ फ्रीक्वेंसी होता है और इधर क्लास इंटरवल होता है। तो ये जो क्षेत्रफल होता है बार का वो जो है फ्रीक्वेंसी के समानुपाती होता है, तो बारंबारता के समानुपाती होता है। ऑप्शन ए सही होगा। बेस्ट फॉर कंपेरिजन, तुलना, बेस्ट कंपेरिजन के लिए सबसे उपयुक्त चित्र कौन सा है, ग्राफिकल मेथड कौन सा है। तो स्तंभ चित्र है, जैसे हम दिखाते हैं कि पहले ओवर में 10 रन बन गया, दूसरे में 5 ही रन बना और तीसरे में 15 बना। तो
इस तरीके से सबसे बेस्ट होता है ग्राफ मेथड, बार ग्राफ, स्तंभ चित्र तुलना करने के लिए। अगला क्वेश्चन है विच सेंट्रल टेंडेंसी कैन हैव मल्टीपल वैल्यूज। तो मोड होता है, बाकी सबके तो एग्जैक्ट वैल्यू आएंगे, माध्यिका भी बीच की वैल्यू होती है, प्रसरण भी फिक्स वैल्यू होती है, बहुलक जो होता है एक से अधिक हो सकता है। जैसे मान लो कोई ऑब्जर्वेशन दिए गए हैं 5, 7, 15, 7, 6, 15, 1। तो इस ऑब्जर्वेशन में आप देख रहे हैं कि 7 और 15 दो बार आ रहे हैं, तो इसका जो मोड होगा वो 7 भी होगा और 15 भी होगा। तो ऑप्शन बी सही होगा। नमूने से नमूने से जनसंख्या का अनुमान लगाने का उपकरण क्या है। अनुमान लगाने के लिए अनुमानात्मक सांख्यिकी यानी कि इन्फ्रेंशियल स्टैटिक्स का यूज किया जाता है। सारणी में पहले कॉलम किसके लिए होती हैं। तो टेबुलर फॉर्म जो होता है किसी भी डेटा का, उसमें क्लास इंटरवल दिया जाता है सबसे पहले, फ्रीक्वेंसी उसके बाद दी जाती है जनरली। तो जैसे 5, 0 से 5, 5 से 10, तो इसको क्लास इंटरवल बोलते हैं। फ्रीक्वेंसी है मान लो इसकी 3, इसकी है 10, इस तरीके से। तो ऑप्शन सी सही होगा, क्लास इंटरवल। सारणी में पहला कॉलम क्लास इंटरवल के लिए होता है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है इफ द मीन ऑफ 6 ऑब्जर्वेशन इज 9 देन द वैल्यू ऑफ बीटा। बीटा एक ऑब्जर्वेशन है इसमें जिनका औसत 9 है। तो इसको निकालने के लिए हम कर सकते हैं सिंपल कि सभी टर्म्स को जोड़ लें और उसको नंबर ऑफ टर्म से डिवाइड कर दें, तो उसका औसत निकल आएगा जो कि 9 के बराबर है, वहाँ से बीटा की वैल्यू निकल आएगी। या हम कर सकते हैं कि 9 औसत दिया गया है, 9 से डिवीजन निकाल लेते हैं प्रत्येक ऑब्जर्वेशन का। 4 9 से 5 कम है, 6 9 से 3 कम है, 8 9 से 1 कम है, बीटा की वैल्यू हमें निकालनी है। 10 9 से 1 ज़्यादा है और 12 9 से 3 ज़्यादा है। तो -3 -1 जो है कैंसिल हो जाएगा आपका, +1 +3 से वेरिएशन आ रहा है 5 का। अब बीटा की वैल्यू जो है, जो औसत है 9, उससे 5 अगर ज़्यादा होगी तभी जो है ये औसत 9 आएगा। इसलिए बीटा की जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी आपकी 9 + 5 = 14। तो आंसर है आपका 14। मीन से क्वेश्चन है फिर। तो मीन निकालने के लिए हम सभी को पता है सिग्मा XF अपान सिग्मा F, ये मीन होता है। तो ये तरीका होता है, क्योंकि कोई चीज़ जैसे 5 जो है, अब जैसे हम 5 4 बार आ रहा है तो इसको हम 4 बार गुणा करेंगे। जब टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इसी तरह से सबको गुणा करके हम जोड़ के नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी डिवाइड कर देंगे तो मीन निकल आता है। लेकिन हम जनरली समय बचाने के लिए क्या यूज करते हैं, हम एज्यूम कर लेते हैं कि एवरेज 9 है या कोई है इसमें से 9 7 11, और इनका डिविएशन निकालते हैं -4 -2 +2 और +4, फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई कर देंगे। -16 -12 0 +16 और +48। -16 +16 से कैंसिल हो गया और 48 में से 12 निकल गए, बचा कितना 36 प्लस का, और नंबर ऑफ फ्रिक्वेंसी है 6 4 10 10 20 8 28 और 12 40। तो 40 से इसको डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा आपका 9.9 आ जाएगा इसकी वैल्यू। अब जो है हम कितना एज्यूम किए थे, एवरेज 9, तो इसका एवरेज कितना हो जाएगा 9.9, इसमें जोड़ देंगे तो आंसर सही होगा आपका 9.9, यानी कि लगभग 10 के आसपास आ गया, तो 10 सही होगा। अगला क्वेश्चन है तो मीडियन ऑफ द ऑब्जर्वेशंस, जहाँ पे के कांस्टेंट है, तो इसको हम सबसे पहले असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख लेंगे, बीच का टर्म निकालेंगे। तो इसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म्स हैं 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 हैं। नंबर ऑफ टर्म्स 8 है, तो 7 + 1/2, तो जो फोर्थ टर्म होगा वही इसका मीडियन होगा। तो चौथा टर्म कौन होगा अगर असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखें। तो मान लो हम बढ़ते क्रम में लिखते हैं, तो पहला टर्म होगा के कांस्टेंट है, तो पहला टर्म होगा k-3। दूसरा टर्म होगा k-1.5, और तीसरा टर्म होगा k-1, और चौथा टर्म होगा k+12। तो चौथा टर्म आंसर होगा आपका k+12, तो ऑप्शन बी सही होगा। अगला है माध्यिका से। माध्यिका निकालने के लिए हमें सबसे चीज़ें के बीच का टर्म कौन होगा, उसके लिए हम निकालेंगे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी संचयी बारंबारता। तो ये हो गया 8 8 10 18, 18 11 29, 29 16 45, 45 20 65, 65 और 25 90, 90 15 105, 105 और 9
114। तो ये चीज़ जो आ गई सम ऑफ फ्रीक्वेंसी आ गई टोटल। तो अब टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी कितनी आ गई, सिग्मा एफ आ गई 114। तो हम n/2 निकालेंगे। n/2 हो गया आपका 57। अब 57 कहाँ पे लाई करेगा, तो 57 जो है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जो 65 है इसमें जो है आएगा आपका 57। तो इसलिए मीडियन का जो क्लास हुआ वो यही वाला हुआ, और इसकी वैल्यू कितनी है, 5 है। तो इसलिए माध्यिका जो इस आवृत्ति वितरण फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है इसकी माध्यिका क्या होगी, 5 होगी। ऑप्शन बी सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, श्रेणीबद्ध आवृत्ति वितरण के लिए माध्यिका ज्ञात करें। तो ये थोड़ा सा अलग है। तो इसके लिए भी हम सबसे पहले तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हमें निकालनी पड़ेगी। तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालेंगे तो 22, 22 + 38 60, 60 46 106, 106 और 35 141, 141 20 161। अब n बराबर आ गया 161। तो n/2 जो आया, n/2 आ गया 80.5। तो 80.5 कहाँ लाई करेगा, 106 वाले में। ये हो गया आपका मीडियन क्लास, इसको बोलते हैं मीडियन क्लास। अब हमें पता है 20 से 30 के बीच आएगी मीडियन, और ऑप्शंस में भी वही सारे ऑप्शंस दिए गए हैं। उसके लिए हम यूज करेंगे फार्मूला। तो जो मीडियन क्लास होती है उसकी जो लोअर वैल्यू होती है उसको सबसे पहले हम लिख लेते हैं। तो इसका जो मीडियन होगा वो होगा, इस क्लास का जो लोअर लिमिट है 20 प्लस, अब 20 से बड़ा ही होगा, उसमें जोड़ेंगे हम क्या, n/2। n/2 कितना आया, 80.5। इसमें से घटाएंगे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी इसके पहले वाली क्लास की, यानी कि 60। तो 80 - 5 में से निकल गया 60, और डिवाइड इसको कर देंगे किससे, इस क्लास की फ्रीक्वेंसी से। जो मीडियन क्लास निकल के आई है इसकी फ्रीक्वेंसी है 46, तो इसको डिवाइड कर देंगे 46 से। और जो ये मीडियन क्लास है इसकी जो विड्थ है तो कितना है, 10। इसकी चौड़ाई कितनी है, 10 है इस क्लास की। अब इसको हम सॉल्व करते हैं तो हो जाएगा 20.5, 60 निकल गया तो, और 10 से गुणा हो जाएगा तो हो जाएगा 205। दो हो जाएगा 205/46, और 20 प्लस 5 बार जाएगा नहीं, 4 बार जाएगा, तो ये लगभग 24 पॉइंट समथिंग आएगा। तो ऑप्शन दूर दूर है, तो ऑप्शन बी सही होगा आपका 24.46। तो ये फार्मूला क्या हमने यूज किया उसको एक बार देख लेते हैं। जो मीडियन होता है लोअर लिमिट प्लस n/2 माइनस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जस्ट पहले वाले क्लास की, और इस क्लास की जो फ्रीक्वेंसी है उससे डिवाइड कर दो, और जो इसका विड्थ है उससे मल्टीप्लाई कर दो, तो आपका निकल के आता है मीडियन। इसी को बोलते हैं मीडियन। ये फार्मूला होता है, इसे हम याद रखते हैं ताकि फटाफट काम हो जाए अपना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक सांख्यिकी वितरण में बहुलक दिया है, बहुलक की निम्न सीमा दी है, उससे पहले और बाद में वर्गों की आवृत्तियां दी गई हैं। बहुलक वर्ग की आवृत्ति 32 बताई जा रही है, तो बहुलक वर्ग की चौड़ाई क्या होगी। तो फिर जैसे हम मीडियन निकालें उसी तरह से बहुलक का फार्मूला होता है, और फार्मूला क्या होता है, जो बहुलक वर्ग की निम्न सीमा होती है उसको लिखते हैं, उससे बड़ा ही होगा बहुलक। तो 46.5 प्लस, तो बहुलक वर्ग की आवृत्ति है आपकी 32, और पहले वाले की जो आवृत्ति है उसको घटाते हैं, तो ए है 34, तो 32 - 34, इसका डिफरेंस डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स ऑफ 32 माइनस पहला वाला, और उसके बाद वाली जो फ्रिक्वेंसियाँ हैं उस क्लास के बाद वाले की फ्रिक्वेंसियाँ उसको इनटू जो इसकी चौड़ाई है वही तो निकालना है। तो ये मान लो एच है, और ये कितना दिया गया है बहुलक 48.5। तो 46 इधर ले आएंगे तो आपका 2 बचेगा, 2 इक्वल टू 32 में से 34 गए 2, डिवाइडेड बाई 32 दूना 64, 64 में से 34 निकल गया, बचा 30 में से 25 गए 5, तो नीचे आ गया आपका 5, और इंटू हमको निकालना क्या है, विड्थ। 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो यहाँ से एच आ गया कितनी, जो बहुलक वर्ग की चौड़ाई की आ गई, 5 आ गई।
तो एच बराबर हो जाएगा 5, यही होगा आपका आंसर। ऑप्शन में 5 दिया नहीं गया है, तो 32 माइनस 34, ठीक है, तो 5 होगा इसका सही आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित वर्गीकृत आवृत्ति वितरण से बहुलक ज्ञात कीजिए। बस वही जो ऊपर फार्मूला हम लोग पढ़ें वही यूज करना है। क्या फार्मूला पढ़ें कि जो मोड होता है वो होता है लोअर लिमिट प्लस जो बहुलक क्लास की फ्रीक्वेंसी है उसमें से उसके जस्ट पहले वाले की फ्रीक्वेंसी घटा दो, डिवाइड करो इसको 2 टाइम्स ऑफ उस क्लास की फ्रीक्वेंसी, बहुलक क्लास की फ्रीक्वेंसी, माइनस उसके पहले वाला फ्रीक्वेंसी घटाओ और उसके जस्ट बाद वाली फ्रीक्वेंसी घटा दो, और उसका जो चौड़ाई है ये अच्छे उससे मल्टीप्लाई करा दो, तो ये निकल के आता है आपका बहुलक। ये होता है फार्मूला। ये है फार्मूला। अब हमें पता है कि जो सबसे ज़्यादा बार जो अकर हो वही बहुलक होता है, तो 23 बार आया हुआ है 12 से 15 के बीच की वैल्यू। तो मोड क्या होगा इसका, 12 है इसकी लोअर लिमिट, प्लस इस क्लास की फ्रीक्वेंसी है 23, इससे पहले वाले की है 10, और डिवाइड करेंगे 23 दूना 46, माइनस इसके पहले वाले की है 10, इसके बाद वाले की है 21, और इसकी चौड़ाई जो है इंटरवल जो है कितने की है, 3 की है, तो 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आके निकल के आएगा आपका मोड। तो ये बराबर हो जाएगा 12 प्लस 13 अपान 46 में से 10 21 31 घट जाएगा तो आ जाएगा आपका 15, 46 में से 31 15 इंटू 3, 5 बार 2.6, 5 दूनी 10, 5 30, तो ये आ गया 12 प्लस 2.6 14.6, ये आपका आया मोड। 14.6 ऑप्शन सी सही होगा। अच्छा, इस टाइप के क्वेश्चंस में कभी कभी क्या होता है ऑप्शंस काफ़ी दूर दूर दिए रहते हैं, तो हमें जो है ये सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। हम डायरेक्ट ऑप्शन देख के और यहाँ से जैसे आपका हमें पता चल गया कि सबसे ज़्यादा बार जो है 23 बार आया है 12 से 15 के बीच का जो आंकड़ा है वो, तो मोड यहीं से होगा। हम इसके पीछे वाली फ्रीक्वेंसी देखते हैं, ये 10 है, इसके आगे वाली देखते हैं ये 21 है, तो ये जो है टेंड करेगा किस साइड बहुलक, 21 की साइड, क्योंकि ये ज़्यादा बार आ रहा है 15 से 18, तो ये जो इसका मिड पॉइंट होता है 12 से 15 के बीच का, यानी कि 13.5, जो आपका बहुलक होगा वो 13.5 से ग्रेटर होगा। अब यहाँ पे जो है आपके पास 2 ऑप्शन बच रहे थे, एक 14 वाला, एक 14.6 वाला, तो हमें ये कैलकुलेशन करना पड़ेगा। कई बार क्या होता है कि ऑप्शंस जो है वो दूर-दूर दिए रहते हैं, तो हमें इतनी कैलकुलेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती, हम मोड वाला क्वेश्चन ऐसे ही सॉल्व कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, नीचे बच्चों की आयु का आंकड़ा दिया गया है, माध्य और बहुलक में कितना अंतर है। तो सबसे पहले माध्य निकालते हैं। माध्य निकालने के लिए तो बहुलक हमको पता है कि 5 आएगा क्योंकि 9 सबसे ज़्यादा बार आया हुआ है, तो मोड कितना हो गया, मोड हो गया 5। अब हमें निकालना है माध्य। माध्य निकालने के लिए हम मान लेते हैं कि जो है माध्य क्या है, माध्य क्या है मान लेते हैं 8 है, ठीक है। तो 8 से डेविएट करेंगे, +1 +4 -3 0 -1 -2, फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा +1 +24 -27 0 -4 और -6, तो 24 1 25 -2 और -2 -4 -6 -6 हो गया -12। टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी है 6 1 7 9 7 16 16 7 हो गया 23 23 4 27 3 30 डिवाइडेड बाई 30, तो ये आ जाएगा आपका 3 चौक 12.4 माइनस का। अब हम मान के चल लेते हैं कि जो मीन होगा वो कितना होगा, 8, तो 8 में से 0.4 घटा देंगे तो आ जाएगा 8 माइनस, जो मीन है वो आ जाएगा 8 माइनस 0.4 बराबर 7.6। अब हमसे पूछ क्या रहा है कि माध्य और बहुलक का अंतर कितना है, तो 7.6 -5, तो ये हो गया आपका 2.6, ऑप्शन सही होगा सी 2.6। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रेक्षणों का प्रसरण ज्ञात कीजिए, वेरिएंस ज्ञात कीजिए। अभी हम ऊपर पढ़े थे वेरिएंस क्या होता है।
सिग्मा एक्स आई माइनस एक्स बार का स्क्वायर, यानी कि मीन से ऑब्जर्वेशन घटा के उनका स्क्वायर कर दो, डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस हैं 1 2 3 4 5 6 7। हमको इसका मीन निकालना है, मान लेते हैं 12 मीन है, तो -6 जोड़ ही लेते हैं इसको, या जोड़ना ज़्यादा आसान लगेगा। तो 7 6 13 10 23 12 35 48 56 और 14 70। 70 आ गया, डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 7 है, तो जो मीन निकल के आया वो कितना आ गया 10। ये है आपका एक्स बार। अब एक्स बार से हम सबको घटाएंगे, 10 से घटाएंगे 6 को आएगा -4, इसका स्क्वायर कर लेंगे। 7 को घटाएंगे आएगा -3, इसका स्क्वायर करेंगे। 10 को घटाएंगे 0, इसका स्क्वायर। 12 + 2 इसका स्क्वायर, जो डिफरेंस उसी का स्क्वायर करना है, +3 का स्क्वायर +2 का स्क्वायर, 10 में से 8 गए, +4 का स्क्वायर और डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी, ये निकल के आएगा आपका। इसको डिवाइड कर देना है बाई 7 से, तो 16 + 9 + 0 +4 + 9 +4 +16 और डिवाइडेड बाई 7। 25 29 38 38 और 4 42 42 और 16 58। तो ये आ गया आपका 58/7 और ये निकल के आएगा 7 8 56 8.29। सही होगा आपका ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि 10 प्रेक्षणों का प्रसरण 6 है और प्रत्येक प्रेक्षण को 3 से गुणा किया जाए तो नया प्रसरण क्या होगा। तो सिग्मा स्क्वायर की वैल्यू दे रखी है 6, और ये क्या होती है सिग्मा एक्स आई माइनस एक्स बार इसका होल स्क्वायर वन नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी। अब 10 यानी कि वैल्यू 10 है और बाकी ये वैल्यू 6 है, और कह रहा है प्रत्येक प्रेक्षण को 3 से गुणा किया जाए, मतलब कि x1 x2 x3 xn, प्रत्येक टर्म में हम गुणा करेंगे 3 से। तो अगर प्रत्येक टर्म में 3 से गुणा करेंगे तो इसके एवरेज में भी 3 से गुणा हो जाएगा। तो यानी कि इसमें अगर 3 से गुणा करेंगे तो यहाँ भी 3 से मल्टीप्लाई ऑटोमेटिकली हो जाएगी। तो अब इसमें 3 कॉमन हो जा रहा है, 3 कॉमन करेंगे, 3 का स्क्वायर बाहर निकल जाएगा, 9 बाहर निकल जाएगा, और फिर बचेगा क्या, वही सिग्मा एक्स आई माइनस एक्स बार इसका होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई एन। तो यही तो पहले वाला वेरिएंस था, इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है 6 दे रखी है, 9 × 6, तो सिग्मा स्क्वायर नया वाला जो हो जाएगा 9 × 6 हो जाएगा, और उसकी वैल्यू हो जाएगा आपका 54। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। तो ऑप्शन डी सही हो गया। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, 10 परीक्षणों का औसत और प्रसरण क्रमशः 10 और 4 थे। जांच में पाया गया कि एक अवलोकन 8 गलत था और उसे 18 से बदल दिया गया, तो नया प्रसरण क्या होगा। तो मतलब कि 4 = इसमें हम फार्मूला यूज करेंगे सिग्मा एक्स आई स्क्वायर अपान यानी कि वैल्यू दिया है 10 माइनस एक्स बार यानी कि औसत, औसत है 10, 10 का स्क्वायर। तो यहाँ से जो है हो जाएगा 100, इधर जाएगा 104, 104 में गुणा होगा 10 से, तो हो जाएगा 1040। ये आ जाएगी वैल्यू सिग्मा एक्स आई, जो ऑब्जर्वेशंस हैं उनका स्क्वायर है और उनका सम जो है वो टोटल इतना हो रहा है पहले जब हम 8 लिए थे, लेकिन ये 8 गलत है और उससे 18 से बदलना है। तो इसमें से हम 8 स्क्वायर तो जुड़ा है पहले से, इसको निकाल देंगे और 18 स्क्वायर जोड़ देंगे, तो सिग्मा एक्स आई स्क्वायर न्यू वाला जो होगा वो आएगा आपका, ये हो जाएगा 8×8 = 64, घटेगा कितने से 18 × 324, तो ये हो गया 260। तो नया वाला कितना हो जाएगा, नए वाले में जो है 1040 में 260 और ऐड हो जाएगा, ये हो जाएगा 1300। सिग्मा एक्स आई स्क्वायर पूछ क्या रहा है, प्रश्न नया वाला पूछ ही रहा है, तो हमें एक चीज़ मिल गया। अब हमें चाहिए क्या, नंबर ऑफ परीक्षण हमें पता है, हमें चाहिए नया वाला मीन। नया वाला मीन मिलेगा कैसे, पहले मीन 10 था
या तो हम 10 × 10 करें, पेशेवर 100 आएगा, 100 में से 8 निकालें, 18 जोड़ें, डिवाइडेड बाई फिर 10 करें तो फिर वही आ जाएगा। या तो फिर हम ऐसे सीधा कर सकते हैं कि 8 गलत है, 8 को निकाल दो, 18 सही है, इसको जोड़ दो, तो जो 10 का डिफरेंस आएगा। और प्रेक्षणों की संख्या 10 है, 10 को 10 से डिवाइड कर दो तो +1 का इंक्रीज हो जाएगा इसके मीन में, इसके औसत में। तो औसत पहले 10 था, तो x बार न्यू जो हो जाएगा वो 10 + 1 11 हो जाएगा। तो अब नया वेरिएंस निकाल सकते हैं आसानी से। नया वेरिएंस हो जाएगा आपका 1300। एक्स स्क्वायर का जो सम है, सभी ऑब्जर्वेशन की स्क्वायर का सम कितना आ गया है, 1300 आ गया है। और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 10 है, उसमें से हम क्या निकालेंगे, नया वाला मीन जो है उसका स्क्वायर, 11 का स्क्वायर निकाल देंगे। ये आएगा 130 - 121 बराबर 9। नया वेरिएंस जो आया वो आया 9, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यदि पहले n प्राकृतिक संख्याओं का प्रसरण 10 है और पहले m सम संख्याओं का प्रसरण 16 है, तो m + n की वैल्यू बताओ। n प्राकृतिक संख्याओं का प्रसरण जो होता है वो होता है आपका n² - 1/12, और इसकी वैल्यू दे रखी है 10। ये इधर जाएगा 120 हो जाएगा, एक इधर जाके जुड़ेगा 121 हो जाएगा, तो n² की वैल्यू आ जाएगी 121, n की वैल्यू आ जाएगी 11। तो ये हो गया आपका 11। यम सम संख्याओं का प्रसरण 16 है। तो यम सम संख्या हो या विषम संख्या हो, दोनों कंडीशंस में इनका प्रसरण जो निकल के आएगा वो आएगा m² - 1/3, और इसकी वैल्यू दे रखी है 16। ये हो जाएगा 48, ये किधर जाके जुड़ेगा 49, और 49 किसका स्क्वायर होता है, 7 का, तो m की वैल्यू आ गई 7। तो n की वैल्यू 11, n की वैल्यू सॉरी, तो n की वैल्यू 11, m की वैल्यू 7, 11 और 7 18, यही पूछ रहा था, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित डेटा का मानक विचलन बताओ, स्टैंडर्ड डेविएशन बताओ। स्टैंडर्ड डेविएशन होता है सिग्मा, यानी कि हम वेरिएंस निकालेंगे और उसका अंडर रूट कर देंगे, तो निकल आएगा आपका सिग्मा स्टैंडर्ड डेविएशन। तो वेरिएंस निकालने के लिए निम्नलिखित डेटा का सबसे पहले मीन निकालो। ये असेंडिंग ऑर्डर में दिख रहे हैं, तो बीच का टर्म इसका हो जाएगा मीन। लगातार लिखे गए हैं 3 4 5 6 7, तो x बार आ गया 5। इससे इन सबका डिवीजन निकालेंगे, 5 से 3 गया, -2 का स्क्वायर, स्क्वायर करेंगे, प्लस 1 का स्क्वायर, प्लस 0, प्लस 1 का स्क्वायर, प्लस 2 का स्क्वायर, 4 + 1 5, 0 प्लस सेम 1 + 4, ये हो गया 5 5 10। और टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितने आए थे, 5 आए थे, तो इसको हम डिवाइड कर देंगे 5 से, तो जो सिग्मा स्क्वायर निकल के आया वो आ गया 2। तो स्टैंडर्ड डेविएशन क्या आ जाएगा, √वेरिएंस, यानी कि √2। तो ऑप्शन सही होगा आपका ए। अगला क्वेश्चन है, 12 मानों का मानक विचलन 3 है और प्रत्येक मान में 4 की वृद्धि की जाए तो नए सेट का वेरिएंस क्या होगा। तो आपका स्टैंडर्ड डेविएशन दे रखा है 12, प्रेक्षणों का स्टैंडर्ड डेविएशन दे रखा है 3, यानी कि ये है आपका सिग्मा। तो जो वेरिएंस होगा यानी कि सिग्मा स्क्वायर हो जाएगा 3 का स्क्वायर यानी कि 9, 3 का स्क्वायर यानी कि 9। तो हमें पता है कि जो ऑब्जर्वेशंस का वेरिएंस होता है उनके मीन से उन ऑब्जर्वेशंस को हम डिविएट करते हैं, घटाते हैं और उसका स्क्वायर करते हैं। तो जब हम उसके प्रत्येक प्रत्येक ऑब्जर्वेशंस में 4 की वृद्धि करेंगे तो उसके जो एवरेज है उसमें भी 4 की वृद्धि हो जाएगी, और प्रत्येक ऑब्जर्वेशंस में भी 4 की वृद्धि हो रही है। दोनों में 4 4 की वृद्धि हो रही है और दोनों एक दूसरे से घट रहे हैं। जब ये घटेगा तो ये 4 दोनों साइड से कट जाएगा, फिर वही सेम वैल्यू आएगी। यानी कि वेरिएंस आप प्रभावित रहता है अगर सभी ऑब्जर्वेशंस में कोई सेम चीज़ जोड़ी जाए या घटाई जाए। तो इसका जो वेरिएंस होगा वो 9 होगा, पहले की तरह जो पहले था वही रहेगा, तो ऑप्शन सी सही होगा आपका। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 100 प्रेक्षणों का औसत 50 है, मानक विचरण 5 है, तो सभी प्रेक्षणों के वर्गों का योगफल क्या होगा। तो वही सेम फार्मूला यूज करेंगे, स्टैंडर्ड डिविएशन है 5, तो वेरिएंस होगा सिग्मा स्क्वायर यानी कि 25, और ये 25 बराबर होगा किसके, प्रेक्षणों के वर्गों का योगफल, इसके और इनका एवरेज के, उसमें से हम जो औसत है यानी कि जो 50 है उसका स्क्वायर निकाल देंगे, तो ये निकल के आएगा 50 का स्क्वायर इधर चला आएगा और इसमें जुड़ जाएगा, तो हो जाएगा 2500 + 25 =
सिग्मा एक्स आई स्क्वायर अपान एन की वैल्यू है 100, तो ये हो जाएगा आपका 2525 इंटू 100, ये हो जाएगा आपका सिग्मा एक्स आई स्क्वायर। यही पूछ रहा है, तो ऑप्शन सही हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, एक छात्र ने 5 परीक्षाओं में क्रमशः इतने 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 अंक प्राप्त किए हैं। 6 परीक्षाओं का औसत 48 है, तो सभी अंकों का मानक विचलन क्या होगा? तो सबसे पहले हम छठे परीक्षा में कितना अंक प्राप्त किया वो निकालेंगे। तो औसत 48 है, तो डिवीजन देख लेते हैं। तो -3 का 54 है, +6 का 41 है, -7 का 57 है, तो +9 का 43 है, तो -5 का, इतने का डिवीजन आया। तो 9 छः 15, 7 3 10, 5 15, प्लस माइनस सब कैंसिल हो गए, तो डिवीजन 0 रहा, यानी कि जो छठे परीक्षा में जो इसको अंक प्राप्त हुए हैं वो प्राप्त हुए हैं 48, तभी जाके इन सभी का औसत 48 आएगा। तो मानक विचलन निकालना है, औसत 48 आ गया है, सिग्मा स्क्वायर की वैल्यू आएगी, इसका डेविएशन 48 से 3 था, तो 3 का स्क्वायर, 6 था तो 6 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, और छठा टर्म 48 है तो 0 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 6, ये आ गया। और इसको जोड़ेंगे, 9 36 49 81 +25 डिवाइडेड बाई 6, 81 9 90, और आपका 36 और 49 हो गया 85, 85 +25 110, 110 +90 आ गया 200, तो सिग्मा स्क्वायर जो हुआ वो हुआ 200 डिवाइडेड बाई 6। यहाँ से सिग्मा जो होगा √100/3, यानी कि 10/√3, ये आ गया आपका सिग्मा, यानी कि स्टैंडर्ड डेविएशन। तो आंसर हो गया आपका सी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित आवृत्ति वितरण के लिए माध्य से माध्य विचलन बताना है हमको। इस बार जो है माध्य विचलन किससे निकालना है? माध्य से। तो सबसे पहले हम सिग्मा एक्स इंटू एफ निकाल लेते हैं। 40 और 24 28 24 72 720, 0 0 40 5 2 10 4 14 1400 आ गया है, और 16 7 112 720। तो सिग्मा एफ एक्स जो आया यहाँ से, सिग्मा एफ इंटू एक्स जो आया 720 720 1440 1440 1400 2840 2840 और 40, 2880 हो गया, और 2880 2880, ये भैया भी इसमें जुड़ गया 2900 2911 हो गया आपका 4000, सीधा सीधा हो गया 4000, इसकी वैल्यू हो गई। सिग्मा एफ जो होगा वो होगा आपका 28 28 28 56 56 8 64 64 16 80। अब यहाँ से हमारा मीन निकल के आ जाएगा एक्स बार, इससे इसको डिवाइड कर देंगे, तो ये हो जाएगा 50, 0 कट गया, 400 में 8 से डिवाइड करेंगे आएगा 50, तो मीन निकल के आ गया। हमको मीन से विचलन निकालना है, तो हमें निकालना पड़ेगा आपका एक्स बार माइनस एक्स, ये वैल्यू निकालनी पड़ेगी। अब एक्स बार की वैल्यू 50 है, तो हो जाएगा आपका 40, यहाँ पे 40 का डिफरेंस आएगा, यहाँ 20 का आएगा, यहाँ 0 आएगा, यहाँ 20 आएगा, और यहाँ फिर से 40 का डिफरेंस आएगा। अब जो है ये जो वेरिएंस आया है, ये 4 बार आया है, 24 बार आया है, 28 बार आया है, तो मतलब हमें मल्टीप्लाई भी कराना पड़ेगा, यानी कि हमें निकालना पड़ेगा एक्स इंटू एफ, और ये निकल के कितना आएगा? ये आएगा आपका 40 इंटू 4 160, ठीक है, 20 इंटू 24 480, 28 0 0 16 20 320, और 40 इंटू 8 320, 640, और 700 800
1200 1280। तो ये जो आ गया आपका सिग्मा एक्स बार इंटू एफ, इसकी वैल्यू आ गई आपकी 1280। और इसे ही हमें डिवाइड करना है नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी से, तो आपका माध्य से माध्य विचलन निकल आएगा। इसको डिवाइड कर देंगे आप सिग्मा एफ से, यानी कि 80 से, तो ये आ जाएगा आपका सिग्मा एफ यहाँ पे आया है 80, 16 8 128, तो ऑप्शन सी सही होगा आपका 16। तो इस तरीके से निकालना पड़ेगा, इसमें थोड़ा टाइम लगता है, इस तरह के क्वेश्चंस लास्ट में ही करने चाहिए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित आंकड़ों के लिए माध्यिका के सापेक्ष औसत विचलन ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले तो माध्यिका निकालेंगे, तो इसका जो माध्यिका है इसको पहले असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे, तो ऑलरेडी असेंडिंग ऑर्डर में लिखा हुआ है। नंबर ऑफ टर्म्स है 7, तो बीच का टर्म होगा 70, चौथा टर्म, ठीक है। तो ये इसका हो गया माध्यिका यानी कि मीडियन, और इसके सापेक्ष हमें विचलन चाहिए, तो हम सबका देख लेंगे कितना कितना डिफरेंस है। इसका डिफरेंस है 18 का, माइनस में 56 कितना कम है, 14 है, माइनस में 66 कितना कम है, 4 है, माइनस में 0 है, 75 प्लस 5 80 प्लस 10 82 प्लस 12, ये सारे आ गए डिविएशन माध्यिका के सापेक्ष। इनका सम निकाल के और टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी से डिवाइड कर देंगे, तो ये आपका निकल के आएगा माध्यिका के सापेक्ष औसत विचलन। तो सबको जोड़ दो भैया, ये सब डिफरेंस, हम सब डिफरेंस लेंगे, सबका मॉड लेंगे। तो ये हो गया आपका 18 प्लस 14 हो गया 32, 32 4 36, 36 5 41, 10 51, 51 और 12 63 डिवाइडेड बाई 7, तो आ गया 9। आपका ऑप्शन सी सही होगा, 9 माध्यिका के सापेक्ष औसत विचलन। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित आंकड़ों के लिए माध्यिका से माध्य विचलन का गुणांक बताइए। तो सबसे पहले हम वही माध्यिका के सापेक्ष विचलन निकालेंगे और फिर उसका गुणांक निकाल लेंगे मीडियन से डिवाइड करके। तो ये भी आपका देखिए जो है असेंडिंग ऑर्डर में लिखा हुआ है डाटा, लेकिन एग्जाम में ऐसे नहीं लिखा रहता है असेंडिंग ऑर्डर में, तो आपको एक बार अरेंज करना पड़ेगा। और बीच का टर्म जो है 14 है यहाँ पे, तो 14 हो गया आपका माध्यिका। 14 से हम डेविएशन निकाल लेंगे, 11 और प्लस 7 प्लस 2 प्लस 0 प्लस 1 प्लस 4 प्लस प्लस 8, ठीक है। 18 2 20, 1 21 4 25 8 33, यह है आपका 33। इसको डिवाइड करेंगे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 7 से, और माध्यिका के सापेक्ष विचलन गुणांक चाहिए हमें, कोफिशिएंट चाहिए, कोफिशिएंट चाहिए हमें क्या, कि हमें माध्य विचलन का माध्यिका से, यानी कि माध्यिका आया था आपका 14 से, तो 33/7 आया था माध्य विचलन, और उसको माध्यिका से डिवाइड करेंगे तो उसका गुणांक निकल आ जाएगा। तो जाएगा 33/14 सते 98, 98 लगभग 3 टाइम जाएगा ये 98 में 33 से, तो 1/3 के आसपास इसकी वैल्यू आएगी। तो ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन में जो ऑप्शन सी है वो जो है 1/3 के करीब है, तो यही सही होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित वर्गीकृत आंकड़ों के लिए माध्यिका से माध्य विचलन ज्ञात कीजिए। अब देखो यहाँ पे माध्यिका निकाले थे हम लोग पहले, तो माध्यिका निकालने के लिए सबसे पहले हमें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी पड़ती है, 4 9 12 18 और 20, तो नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी एन की वैल्यू आ गई 20, n/2 की वैल्यू आ गई 10। तो 10 कहाँ लाई करेगा, इस वाले में लाई करेगा 10, ठीक है। तो जो मीडियन की क्लास हुई ये हो गई मीडियन क्लास, यानी कि मीडियन जो होगा वो 12 से 18 के बीच होगा। अब हमें माध्यिका से माध्य विचलन चाहिए, तो सबसे पहले तो हमें माध्यिका निकालनी पड़ेगी। माध्यिका निकालने के लिए हम क्या करते थे, जो मीडियन होता है उसको निकालने के लिए हम लोअर, इसकी जो लोअर लिमिट है उसको लिखते हैं, प्लस करते हैं, n/2 की वैल्यू लिखते हैं यानी कि 10 लिखते हैं, उसमें से घटाते हैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी उसके पहले वाली क्लास की, यानी कि 9 घटाएंगे ये है, और फिर डिवाइड कर देते हैं इस क्लास की फ्रीक्वेंसी से, यानी कि 3 से, 3 से डिवाइड कर देंगे, और जो उस क्लास की चौड़ाई है उससे मल्टीप्लाई करेंगे। चौड़ाई कितनी है, 6 है, 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब इसको जब सॉल्व करते हैं तो आएगा 12 प्लस 9 में से 1 गए 1/3 × 6 यानी कि 2, तो ये आ गया आपका
14। तो मीडियन आया आपका 14। ठीक है, अब 14 से डेविएशन का निकालेंगे हम। तो डेविएशन निकालने के लिए सबसे पहले हम जो मिड पॉइंट है क्लास इंटरवल का उसको लिख लेंगे। 3, 9, 15, 21 और 27, ये मिड पॉइंट है। अब डेविएशन निकालेंगे 14 से। 14 से इसको घटाएंगे, 3 को घटाएंगे तो आएगा 11, यानी कि ये आएगा 11, क्योंकि 14 है आपका माध्यिका। ये आएगा आपका 11। 9 घटाएंगे तो आएगा 5, 15 घटाएंगे तो 1 और 21 घटाएंगे तो 7। 5, 11, 1, 7, 27 घटाएंगे तो 13। ये जो आया किसकी वैल्यू आई? ये सब वैल्यू आई हैं आपकी जो मीडियन है उसमें से हम इसको घटा लिए हैं। ये सारे वैल्यू उसी के हैं। अब इसमें हम फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 11 में करेंगे तो आएगा आपका 11 चौक 44। तो यहाँ लिखते जाते हैं अब, क्योंकि ये यहीं से फाइनल आंसर आएगा। 44 प्लस 25। हम इसका डिफरेंस लेते हैं, मॉड में लेते हैं, पॉजिटिव वैल्यू ही लेते हैं। तो ये हो गया 25 प्लस 3 प्लस 42 प्लस 26। ये आ गया आपका सम ऑफ माध्यिका से विचलन का। 44 प्लस 45 हो गया 90 से एक कम। एक इसमें से ले लो तो पूरा 90 हो जाएगा, प्लस 50 जोड़ दोगे 140 आ जाएगा। 140 और टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसीज डिवाइड कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी है 20। तो ये निकल के आएगा आपका 7। तो आंसर सही होगा आपका बी, माध्यिका से माध्य विचलन आया 7। अगला क्वेश्चन है, यदि माध्य 25 है और मानक विचलन 5 है तो भिन्नता गुणांक क्या होगा? तो हमें माध्य दे रखा है, मानक विचलन दे रखा है, तो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, भिन्नता गुणांक जो होता है, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन भिन्नता गुणांक होता है स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन मीन इंटू 100। तो सारी वैल्यू दी रखी हैं। स्टैंडर्ड डेविएशन है 5, मीन है 25 इंटू 100, ये आ जाएगा आपका 20%। तो ऑप्शन सी सही होगा। अगला क्वेश्चन है, यदि संख्याओं का मानक विचलन दे रखा है स्टैंडर्ड डेविएशन 3, उनका अंगणितीय माध्य 6 है, तो भिन्नता गुणांक क्या होगा? सेम क्वेश्चन है। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन होता है स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन मीन, और इसकी वैल्यू दे रखी है 3/6, यानी कि 1/2 इंटू 100। तो ये हो जाएगा आपका 50%। ऑप्शन डी सही होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित आंकड़ों के लिए प्रसरण गुणांक यानी कि कोफिशिएंट ऑफ रेंज बताना है। कोफिशिएंट ऑफ रेंज क्या होता है? तो कोफिशिएंट ऑफ रेंज होता है मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू अपॉन मैक्सिमम प्लस मिनिमम। जो भी ऑब्जर्वेशन है उनका मैक्सिमम वैल्यू है। इस वाले में 60, मिनिमम वैल्यू है 25, और डिवाइड करेंगे हम किससे? 60 प्लस 25 से। ये निकल के आएगा आपका 35/85 और 7/17, और इसकी वैल्यू आएगी लगभग 0.468 बचा 2, एक बार जाएगा तो लगभग 0.41 के आसपास आएगा। तो ऑप्शन डी सही होगा आपका इस क्वेश्चन का आंसर। तो इसी के साथ हम लोग स्टैटिक्स से आने वाले हर टाइप के क्वेश्चंस को लगभग सॉल्व कर लिए हैं और सारे फार्मूलों का यूज कर लिए हैं। और एक बार हम जो भी फार्मूले इसमें यूज किए उनको रिवाइज करेंगे। तो आइए देखते हैं। तो मापने के लिए जिन फार्मूलों का यूज किया उसमें है मीन। मीन निकालने के लिए हम किए सम ऑफ ऑल वैल्यू अपॉन नंबर ऑफ द वैल्यू, तो उससे निकल के आता है मीन। इसी तरह माध्यिका निकालते हैं। आंकड़ों को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखने के बाद जो बीच की वैल्यू आती है उसे माध्यिका कहते हैं। इसमें अगर ऑब्जर्वेशंस की संख्या जो है वो ऑड है तो हम उसका आधा कैसे करेंगे?
मान लीजिए n नंबर्स हैं, टोटल ऑब्जर्वेशंस n+1/2 कर देंगे तो बीच वाला टर्म निकल आएगा। तो ये माध्यिका निकल के आ जाएगा, ये वाला टर्म। और अगर जो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस हैं वो इवन है यानी कि सम है, तो जो माध्यिका है वो क्या होगी, n/2, ये वाला टर्म प्लस इसके जस्ट बाद वाला टर्म, इन दोनों का एवरेज निकाल लेंगे तो आपका क्या निकल के आ जाएगा, माध्यिका निकल के आ जाएगा। तो इस तरीके से मोड क्या होता है, जो मान सबसे अधिक बार आता है उसको मोड कहते हैं। आगे हमने जो है डिस्पर्सन मापने के लिए कई सारे फार्मूले यूज किए, जैसे रेंज निकालने के लिए हमने हाईएस्ट वैल्यू से लोवेस्ट वैल्यू निकाला तो रेंज निकल के चला आया हमारा। मीन डेविएशन निकाला, औसत विचलन, तो औसत के सापेक्ष जो विचलन होता है एक्स बार माइनस एक्स आई, इसका डिफरेंस और डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से आपका निकल के आता है औसत विचलन। इसी तरह से हमने मानक विचलन निकाला, स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन जो होता है सिग्मा, वो होता है आपका अंडर रूट ऑफ वेरियंस। और वेरियंस क्या होता है, वेरियंस जो होता है सिग्मा स्क्वायर, वो होता है आपका वर्ग विचलनों के औसत को क्या कहते हैं, वेरियंस कहते हैं। वर्ग विचलन क्या होता है, जो ये विचलन निकल के आया इसका वर्ग और इसका औसत निकाल लो, तो यही निकल के आता है क्या, वेरियंस। तो हो गया आपका वेरियंस। इसका एक और फॉर्म हम लोग यूज किए हैं, जो जब इसको हम एक्सपेंड करते हैं तो निकल के आता है सिग्मा स्क्वायर इज इक्वल टू सिग्मा एक्स आई स्क्वायर अपान एन प्लस सिग्मा मीन का स्क्वायर अपान एन माइनस सिग्मा 2 टाइम्स एक्स आई एक्स बार अपान एन। ये तो होता है ए माइनस बी का होल स्क्वायर। और फिर जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो ये सिग्मा एक्स आई स्क्वायर अपान एन, और यहाँ पे जो एक्स बार है यानी कि मीन वो कांस्टेंट है, बचेगा 1, वो सिग्मा करेंगे तो एन टाइम्स हो जाएगा, एन से एन कैंसिल होगा तो ये बचेगा आपका मीन का स्क्वायर माइनस, इसको ध्यान से देखेंगे तो 2 और एक्स बार जो है बाहर निकल आएंगे, और जो सिग्मा एक्स आई अपान एन है वही तो मीन होता है, तो मीन इंटू मीन, ये हो गया मीन का स्क्वायर। तो ये जो बनता है सिग्मा, यहाँ से सिग्मा एक्स आई स्क्वायर अपान एन माइनस क्या बचेगा, मीन का स्क्वायर। ये फार्मूला कई जगह पे हमने यूज किया, और ये फार्मूला जो है याद रखना बहुत ज़रूरी है। तो ये निकल के आया आपका। इसको हम एक तरीके से पढ़ते हैं कि जो वेरिएंस होता है, जो वेरिएंस होता है वो क्या होता है, मीन ऑफ स्क्वायर माइनस स्क्वायर ऑफ मीन। तो इसको ये भी पढ़ा जाता है। आगे दोस्तों हमने जो है वेरिएंस से रिलेटेड दो चीज़ें और इम्पॉर्टेंट रिजल्ट्स यूज किए थे, जिसमें था आपका एक रिजल्ट था आपका एन स्क्वायर -1/12। ये क्या था, ये था आपका वेरिएंस ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स। और एक रिजल्ट यूज किए थे एन स्क्वायर -1/3। ये क्या होता है, ये होता है वेरिएंस ऑफ फर्स्ट एन आड या इवन, दोनों में से कोई भी हो। तो एक ये रिजल्ट और एक ये रिजल्ट ऊपर वाला, ये दोनों हम लोग ने यूज किए। अच्छा, इसका अगर आप देखेंगे ये निकला कैसे, इसको अगर आप निकालना चाहेंगे तो ये निकलता है आपका, जैसे मान लो फर्स्ट एन नंबर का निकालना है तो सिग्मा एक्स आई स्क्वायर अपान एन माइनस एवरेज का स्क्वायर, यही तो वेरिएंस होता है। तो जो एवरेज होता है वो क्या होता है, एवरेज क्या होता है, फर्स्ट एन नेचुरल नंबर का सम क्या होता है, n+1/2। ठीक है, इसका एवरेज निकालोगे यानी कि एन से डिवाइड कर दोगे तो इसका एवरेज निकल के आएगा क्या, n+1/2, यानी कि फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म बाई 2, यही तो एवरेज होता है। और जो एक्स आई स्क्वायर है यानी कि 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर एन स्क्वायर, इसका रिजल्ट कितना होता है, ये होता है आपका एन n+1 2n+1 डिवाइडेड बाई 6, और फिर बाई डिवाइडेड बाई एन है,
तो ये सारी चीज़ें वैल्यू रख के हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये निकल के आएगा आपका एन स्क्वायर माइनस 1/12। इसी तरह से वेरिएंस ऑफ फर्स्ट एन ऑड या इवन नंबर्स जो हैं उनको जो हम सॉल्व करते हैं तो हमें कई सारी सीरीज पता होनी, जैसे 1+3² प्लस 5² इसका 2² प्लस 4² प्लस 6² ये वाली सीरीज भी पता होनी चाहिए कि इनका सम कितना होता है। तो एन² माइनस 1/3। तो ये सारे कैलकुलेशन हम एग्जाम में नहीं कर सकते हैं, इसलिए हम इस रिजल्ट को डायरेक्ट याद रखेंगे वेरिएंस वाला। तो वेरिएंस में बेसिकली हमें टोटल जो है एक फार्मूला ए दिमाग में रखना है, दूसरा ए और ये दोनों साथ में। बाकी हमने डेटा रिप्रेजेंट करने के कई सारे तरीकों को देखे हैं, जिसमें टेबलर फॉर्म है, बार ग्राफ है, हिस्टोग्राम है और वृत्त चित्र है। जैसे आपका जो टेबलर फॉर्म है, सारणी है, वो डेटा को पंक्तियों और स्तंभों में व्यवस्थित किया जाता है इसमें इस तरीके से। बार ग्राफ क्या होता है? बार ग्राफ जो होता है वो आयताकार स्तंभ द्वारा दर्शाया जाता है। बार ग्राफ में प्रत्येक श्रेणी को, जैसे इसमें मैथ में किसी स्टूडेंट्स के इतने मार्क्स हैं, साइंस में इतने हैं, इंग्लिश में इतने हैं, इस तरीके से कंपेरिजन किया जा सकता है बार ग्राफ के थ्रू। और पाई चार्ट हमने पढ़ा। पाई चार्ट एक वृत्त होता है जिसे सेक्टर्स में डिवाइड किया जाता है और हर भाग किसी श्रेणी की प्रतिशत भागीदारी को दिखाता है। इसको पाई चार्ट कहा जाता है। हिस्टोग्राम यानी कि आवृत्त चित्र, जो हिस्टोग्राम में जो बार होते हैं उनके बीच कोई गैप नहीं होता, एक कंटिन्यूस डेटा को शो करता है। हमने फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड क्वेश्चंस देखे हैं, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी से उन्हें सॉल्व किया। और हमने कई सारे और फार्मूले पढ़े हैं, जैसे आपका अरिथमेटिक मीन का ऊपर हम डिस्कस कर चुके हैं, ये वाला फार्मूला। बाकी मीडियन ऑफ ग्रुप डाटा जो है, किसी ग्रुप डाटा का जब मीडियन निकाल रहे थे तो हम पहले मीडियन क्लास निकालते हैं टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी का आधा करके, तो हमें पता चल जाता है मीडियन जो है किस क्लास में होगा। उस क्लास की जो लोअर लिमिट होती है उसमें हम जोड़ते हैं क्या, जो फ्रीक्वेंसी की आधी वैल्यू आई है, टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी की आधी वैल्यू माइनस उससे जस्ट पहले वाली, उस क्लास के जस्ट पहले वाले की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, और उसको डिवाइड कर देते हैं उस क्लास की फ्रीक्वेंसी से और उसको गुणा कर देते हैं उस क्लास की बिट्स से। तो ये निकल के आता है आपका मीडियन। और इसी तरीके से हम मोड निकालते हैं ग्रुप डाटा का। मोड निकालने के लिए हम पहले जो सबसे ज़्यादा बार आई हो उस वही बहुलक होता है, वही मोड होता है। तो उस क्लास का जो लोअर लिमिट होता है उसको लिखते हैं, फिर उसमें क्या जोड़ते हैं, उस क्लास की फ्रीक्वेंसी माइनस उसके पहले वाले की फ्रीक्वेंसी अपान 2 टाइम्स ऑफ उस क्लास की फ्रीक्वेंसी माइनस उससे पहले वाले की फ्रीक्वेंसी, और उसमें से घटाते हैं उसके बाद वाले की फ्रीक्वेंसी, उससे डिवाइड कर देते हैं इस ऊपर वाले चीज़ को और उसके क्लास बिट से मल्टीप्लाई करा देते हैं, तो आपका निकल के आता है क्या, मोड। तो ये दोनों फार्मूले याद रखना बहुत ज़रूरी है, इस पर क्वेश्चंस आते रहे हैं लगातार। और हमने पढ़ा कोफिशिएंट ऑफ रेंज यानी कि प्रसरण गुणांक। तो प्रसरण गुणांक जो होता है किसी भी ऑब्जर्वेशन की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है उसमें से मिनिमम वैल्यू घटा देते हैं, यानी कि जो रेंज होता है वो, और फिर मैक्सिमम प्लस मिनिमम कर देते हैं, तो निकल के आ जाता है आपका प्रसरण गुणांक। तो इस तरीके से बाकी हमने कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन पढ़ा, प्रसरण का गुणांक पढ़ा, उससे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व किए। तो स्टैंडर्ड डेविएशन मीन के सापेक्ष जो है कितने प्रतिशत है वही निकालते हैं, वही कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन होता है। तो ये निकल गया था आपका स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन औसत इंटू 100 निकल के आएगा प्रसरण गुणांक। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ डिस्कस करना हम भूल गए, जहाँ से कई बार एग्जाम में सीधे क्वेश्चंस आते हैं, वो एक फार्मूला है आपका मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी के, जो तीनों चीज़ें इनमें एक रिलेशन होता है, यानी कि साधारण औसत में, माध्यिका में और बहुलक में। मोड यानी कि बहुलक बराबर होता है 3 टाइम्स मीडियन माइनस 2 टाइम्स मीन के, यानी कि बहुलक जो है बहुलक के बराबर हुआ 3 गुणे माध्यिका माइनस 2 गुणे औसत। तो ये फार्मूले हैं, इन पर अक्सर क्वेश्चंस आ जाते हैं। जैसे आपका बता दिया कि एक नमूना है आंकड़ों का जिसका माध्य कुछ है और माध्यिका कुछ है, तो इसका बहुलक बताइए, तो आप इस फार्मूले से निकाल सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें थी हमने जिन पे क्वेश्चन सॉल्व किए हैं।
बाकी जो है स्टैटिक्स से सिंपल क्वेश्चंस आते हैं, जो कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस थे जिनमें थोड़ा-सा भी हमें डेटा को या फ़ॉर्मूले को ध्यान रखने की ज़रूरत है, वो सारी चीज़ें इस वीडियो में हमने डिस्कस कर ली हैं। तो इसी के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं।